वीवीआईपी रूम में अंजलि, अनिका और रोहित बैठकर बातें कर रहे थे। माफ करना रोहित, वो बाहर मैंने उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा वो बस उन्हें जलाने के लिए कह दिया था। प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। अंजलि आंटी की ये बात सुनकर रोहित थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। एक पल के लिए उसे सचमुच ऐसा लगा था कि अंजलि आंटी चाहती थी कि वो और अनिका एक दूसरे के बारे में सोचें और बात आगे बढ़ाएं। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि वेटर खाना लेकर आया। शैल आई सर्व यू सर? लेडीज फर्स्ट। वेटर ने पहले अनिका को सर्व किया। रोहित और अंजलि आंटी खाना खाते खाते आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से अंजलि आंटी को पता चला कि 2 दिन बाद अनिका रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही थी। चंडीगढ़ में रोहित की दादी का इलाज करने के बाद तुम सीधा दिल्ली घर चले आना। इसी बहाने हमें भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी, तुम्हारी नानी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। आज भी उनकी आंखों में बस एक ही चीज का इंतजार रहता है, कब उनकी बेटी घर वापस लौट कर आएगी। मामी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अनिका ने सोचा था कि रोहित की दादी का इलाज करने से पहले वो एक बार मनोज जी से मिल ले और उनसे ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्या था उस पुरानी फार्मा कंपनी में जो डोगरा और गुलेरिया खानदान हाथ धोकर उस कंपनी के पीछे पड़ गए थे। स्वाति मैडम, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वही रूप, वही रंग, वही चेहरा। जानती हो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। उस जगह की कॉफी एक बार तुम पियो तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। मनोज अंकल, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी काम था। बेटा, अगर कंपनी के अकाउंट को लेकर कोई बात है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंपनी को नुकसान से बाहर लाने की। तुम कंपनी की मालकिन हो। अगर तुम चाहती हो कि कंपनी की बागडोर किसी ज्यादा क्वालिफाइड आदमी के हाथ में देनी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस कंपनी की सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। इस कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। प्लीज आज के बाद ऐसी बात कहना तो दूर, सोचना भी मत। मैंने आपको यहाँ एक पर्सनल काम से बुलाया था। कहो बेटा, क्या बात है? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अंकल, क्या मेरी माँ ने सिर्फ मेरे ही नाम पर यह कंपनी की है या कुछ और भी है? मेरा मतलब ऐसा कुछ जो कंपनी से जुड़ा हो, कंपनी के बाहर या अंदर? हाँ है। कंपनी के अलावा भी एक चीज है जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी। अंकल, क्या है वो? मुझे बताइए प्लीज। मनोज जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर कंपनी के अलावा एक और चीज छोड़ी थी और वो दूसरी चीज है ढेर सारी काबिलियत। हालांकि ये बात बहुत इमोशनल थी, मगर ये बात सुनकर अनिका थोड़ी निराश जरूर हुई थी। थोड़ी देर बाद मनोज जी को खुद रियलाइज हुआ कि जब स्वाति मैडम की मौत हुई थी तब अनिका बहुत छोटी थी, मगर अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और समझदार भी है। इसलिए उनकी नसीहत की अब शायद अनिका को जरूरत नहीं थी। अब जबकि तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो तो क्यों ना तुम ही कंपनी टेक ओवर कर लो। माँ ने आपको किसी वजह से ही चुना था इस फार्मा कंपनी की देखभाल करने के लिए। भला उनके डिसीजन को मैं कैसे बदल सकती हूँ? क्या कभी डोगरा खानदान ने अपनी फार्मा कंपनी खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखाया था? नहीं बेटा, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी डोगरा खानदान ने हमारी कंपनी खरीदने की कोशिश की हो। अंकल, आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद आए जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जानूं, या कोई ऐसा राज जो आपको लगता है कि मेरे लिए जानना जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। बेटा, ऐसी कोई बात याद आएगी तो जरूर कहूंगा। निराश होकर अनिका वहां से जाने लगी। पीछे से मनोज जी ने आवाज लगाकर अनिका को रोका, फिर उसके पास आकर बोले, बेटा, तुम कहो तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट अब से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। बस तुम मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, रोहित के स्वीट में धीरज मारवा सोफे पर बैठा हुआ टेबल पर अपनी टांगे पसारे रोहित का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने सनी और आर्यन बैठे थे। आर्यन के दिल में अभी भी धीरज का डर बैठा था। जैसे ही रोहित अपने स्वीट में आया, धीरज ने खड़े होकर रोहित को हेलो कहा। धीरज, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? दादाजी ने सुना कि तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो। परिवार के कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना वहाँ। देखो रोहित भैया, ऑपरेशन का मामला है। अगर मैं साथ चलूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर दादी माँ की जान का सवाल है। भैया, अब जब दिल्ली जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने जहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है वहीं से मैं भी थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूं। रोहित ने दिल्ली में ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी।
और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बलबीर सर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस थे। मार्शल आर्ट के लिए सिर्फ 2 ही एकेडमी का सबसे ज्यादा नाम था, एक ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट और दूसरा द पिलर ट्रेनिंग कैंप। रोहित को पता था कि धीरज को मार्शल आर्ट सीखने का बहुत क्रेज था, इसलिए उसने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां मेरे कोच के पास भेज दूंगा, मगर वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, फिर भी जाके ट्राई करो। हाँ, और तुम आर्यन को भी अपने साथ ले जाना। ये बात सुनकर धीरज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए आर्यन को देखा और रोहित से कहा, इससे मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? आर यू श्योर? धीरज की इस बात पर गुस्सा होते हुए रोहित ने उसे घूर के देखा। वैसे तो रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि आर्यन कमजोर था बाकी बच्चों से, मानसिक और शारीरिक तौर पर। लेकिन आजकल आर्यन की हरकतें कुछ ऐसी थीं कि रोहित को लगा कि मार्शल आर्ट सीखने से शायद आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना छोड़ दे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।